हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CUCET 2020 एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर सॉल्यूशन। ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस रहेगी। इससे पहले बता दूं कि CUCET 2021 का पेपर सॉल्यूशन मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। तो CUCET 2020 की बात करेंगे, पार्ट 1 पहले 25 क्वेश्चन। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जैम के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, DU BHU किसी भी एंट्रेंस के लिए, तो आपको ऐप मिलेगी पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप के नाम से प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे एक फ्री कोर्स भी है जिससे आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ पहले क्वेश्चन पे ही चलेंगे। देखिए भाई, ये जो पार्ट 1 है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 26, क्योंकि पहले 25 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट के नहीं होते, वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। तो विच ऑर्डर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज करेक्ट फॉर डेल्टा ओ। तो सबसे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि ये डेल्टा ओ क्या होता है भाई। तो डेल्टा ओ इज योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू काफी फैक्टर्स पे काम करती है, काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें मेटल के ऊपर भी डिपेंड करती है। आप सभी को यह बात पढ़ाई जाती है कि 3D से ज्यादा 4D सीरीज की मेटल की ज्यादा होती है एंड 4D से ज्यादा 5D सीरीज की मेटल होती है। उसके बाद एक और फैक्टर आपको पढ़ाया जाता है कि डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो डेल्टा वो ज्यादा होगा। उसके बाद तीसरी आपको पढ़ाई जाती है कि ये फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। और ये फील्ड स्ट्रेंथ का आइडिया हमें कहां से लगता है? ये आइडिया हमें लगता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसका आइडिया लगता है। तो आइए देखते हैं यहां पे क्या क्या चेंजेस हैं। और भी एक दो फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर आप यहां सारे ऑप्शन में देखेंगे तो मेटल आपको समझ में आ रहा है कि RH मेटल सेम है। मेटल के अगर ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, यहां पे भी +3, यहां पे भी +3 एंड यहां पे भी +3, तीनों जगह ही आपका +3 आ रहा है। यानी कि ये वाला फैक्टर भी काम नहीं आएगा, ये वाला फैक्टर भी काम नहीं आएगा, फील्ड स्ट्रेंथ हमें देखनी पड़ेगी। तो यहां पे बेसिकली 3 टाइप के लिगेंड आप देख पा रहे होंगे, जिनमें से आपका एक तो है NH3, दूसरा जो है आपका CN एंड तीसरा जो है बेसिकली तीसरा जो है Cl नेगेटिव। देखिए आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं वो जर्नली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन जर्नली। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो Cn की होती है, इन सभी में से Cn की। उसके बाद अमोनिया का नंबर आता है और तीसरा जो है Cl नेगेटिव। तो ये फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा उतना ये जो गैप होता है ना डेल्टा ओ, उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज्यादा ये गैप ज्यादा होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाता है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर कि Cn वाले की फील्ड यहां पे डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ये होगी, हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 6 आएगा भाई, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि 6 आएगा एंड ये रहा, क्योंकि सारे ऑक्टाहेड्रल ही हैं, क्योंकि डेल्टा ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? A इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था, CFT से, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। दिस इज फ्रॉम ये भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, IUPAC नोमेनक्लेचर से। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो यहां पे आपको इस कॉम्प्लेक्स का करेक्ट नेम बताना है, क्या होगा IUPAC नेम। सबसे पहले देखिए यहां पे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो अब आपको यह बात समझ लेनी है कि सारों के नाम के पीछे प्लेटिनेट आ रहा है, यानी कि लैटिन नेम +8 लगा के आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही आती है। तो सबसे पहले सोडियम 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 करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहां पे ब्रोमीन भी लिगेंड है, Cl भी है, अमाइन भी है और नाइट्रो भी है, नाइट्राइटो बोल दो उसको। तो ये है सबसे पहले, अगर आपके पास मल्टीपल लिगेंड होते हैं ना तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो यहां पे देखिए भाई अमाइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा और यहां पे अमाइन का नाम AMM होता है, ये मैंने गलती से नहीं लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो
तो यहां पे देखिए नाइट्रीट ये आएगा क्या, तो ये वाला तो आने वाला नहीं है, ये वाला तो नहीं आएगा। हाँ, अमाइन आ सकता है, बिल्कुल सही है। ब्रोमो नहीं आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नहीं आता, ये दोनों हटा दीजिए, ये आ सकता है। उसके बाद ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो आ गया। ब्रोमाइडो बोलो, ब्रोमो बोलो, चल जाएगा, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद क्लोरो एंड क्लोराइडो, नाइट्रियो या फिर ये आपका ये सेम आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद देखिए यहां पे गैप दे दिया है, तो गैप देने की जरूरत नहीं होती है, कटाइन और अनायन के बीच में ही गैप देना होता है। अब ये देखिए ये पूरा एक अनायन का आ गया, पूरा अनायन, ठीक है ना, तो इसमें कहीं गैप नहीं है, लेकिन वहां पे गैप आ गया, ये गैप नहीं देना। गैप सिर्फ देंगे आप कटाइन और अनायन के बीच में। तो ये कटाइन था, ये पूरा एक अनायन है, तो यहां पे गैप देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद प्लेटिनेट आ गया एंड -1, क्योंकि यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा डी। बस यहां पे इन दोनों में पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अमाइन ब्रोमो, देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हालांकि आजकल ज्यादा ट्रेंड में आइडो वाले ही चलते हैं, तो आइडो वाले ही को करेक्ट मानेंगे। ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनेट -1, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी। इजी क्वेश्चन था IUPAC नोमेनक्लेचर का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कोऑर्डिनेशन, भाई भर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है, भर के यहां पे, तो इसमें समझते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कह रहा है कि CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड अ गुड पाई एक्सेप्टर एंड सो इज CN। क्या ये जो CO होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है? यस भाई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। काफी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होती है। एंड ए गुड पाई एक्सेप्टर, यस बिल्कुल बहुत ही अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है। पाई एसिड लिगैंड भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होते हैं भाई, आपका सिग्मा स्टार वैकेंट होता है, तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ये बात भी। एंड सो इज एन सिग्मा स्टार या पाई स्टार दोनों होते भाई, सो इज इन, तो ये तो बात ठीक है। यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड गुड पाई एक्सेप्टर, बट CN इज नॉट। CN भी पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है भाई, CN भी पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है, ठीक है। तो ये वाला कह रहा है कि CN पाई एक्सेप्टर नहीं होता, इस पॉइंट को हटा सकते हैं यहां से। CO एक्चुअली वीक फील्ड तो होता ही नहीं है भाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू CO की ही होती है। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बट नॉट इज गुड बाई एक्सेप्टर, तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा A भाई। CO एंड CM दोनों ही पाई एक्सेप्टर लिगैंड होते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, बट CO की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CN, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा A। इजी क्वेश्चन बोलेंगे इसको भी। यस भाई, ये बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो आपको बताना है विच ऑफ द आयन एक्सप्लेन्ड बाय D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शुड बी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक भी होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्या D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो वहां पे दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है, एक sp3 एंड दूसरी होती है DsP2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो वहां पे ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल, और दूसरा जो होता है स्क्वायर प्लेनर। हालांकि जो ए ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ए आपका स्क्वायर प्लेनर होता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है। डायामैग्नेटिक नेचर का जरूर होता है, बट इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं होती है। इस ऑप्शन को इजीली हटा दीजिए। उसके बाद बात करते हैं, दिस इज ये कॉम्प्लेक्स देखिएगा सेकंड वाला। आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे D6 रहे होंगे D के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब हमें यह पता है कि CN हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, तो आप यहां पे देखिए, इसके बाद यहां पे रखिएगा, इसी प्रकार आप यहां पे ये रखिएगा, तो ये आपका 3D हो गया, ये आपका 4S हो गया, ये आपका 4P हो जाता है। तो अब हमारा जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे ले जाइए, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे, तो ये बेसिकली आपको वैकेंट नजर आ रहे होंगे। ये बेसिकली आपको क्या नजर आ रहे होंगे? वैकेंट। तो इस प्रकार से, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, दो ये D वाले
एक ये s वाला और 3 ये p वाले, ये इंटरमिक्सिंग करेंगे एंड 6 d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पक्का ही क्या रही होगी, d2sp3 रही होगी एंड यहां पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक भी होगा। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक भी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, इनको भी आप सोल्व कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये बनेगा कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 होता है D7। ठीक है, D7 होने के साथ साथ ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगी, sp3d2 आएगी, इसलिए हटा दिया। ये बनेगा Fe2 पॉजिटिव का मतलब होता है D6, लेकिन यहां पे फ्लोरीन जो है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पे भी पेयरिंग नहीं होगी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी, ना कि D2sp3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस भाई, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर आप देखेंगे ना CU/CET की मेरे पास एक की है, आंसर की है, हालांकि वो फाइनल या रिवाइज्ड आंसर की नहीं है, वो पहली ही आंसर की जब लॉन्च की थी, तो उसमें काफी क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ है। और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी देखी, मैंने एक दो टीचर ने किसी ने पढ़ाया होता, तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने उसी की के हिसाब से दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। अभी देखेंगे उन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस T2 और जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपली डिजनरेट सेट ऑफ दिस। ओके, नहीं जी नहीं, यहां पे ये दिक्कत आ गई भाई, यहां पे ये दिक्कत आ गई। बेसिकली होता क्या भाई, हमारे पास वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन 5 ऑर्बिटल बोलेंगे, तो हमारे पास D के 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ एंड DZX। ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ये बेसिकली आपका बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ये जो 3 ऑर्बिटल आप देख पा रहे हैं बिटवीन दी एक्सिस लाई करते हैं, बिटवीन दी एक्सिस लाई करते हैं। वहीं पे अगर आप बात करोगे dx² - y² एंड dz², ये बेसिकली आपका ऑन द एक्सिस लाई करते हैं। ये कहां पे लाई करते हैं, ऑन द एक्सिस। तो भाई ऑक्टाहेड्रल में जब हम स्प्लिटिंग पढ़ते हैं तो ये इजी बन जाते हैं, डबली डिजर्नेट, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इनको लिगेंड की तरफ से ज्यादा रिपल्सन, इनके बेस में आपस में ज्यादा रिपल्सन होता है, क्योंकि लिगेंड जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है, इनका नाम T2G दे दिया जाता है और इनका नाम EG दे दिया जाता है। तो ये कह रहा है ट्रिपली डिजर्नेट तो होंगे, बट ये dx² - y² नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिटवीन द ये तो ऑन द एक्सिस लाई करता है, ये तो इजी में आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन यहां से हटा दीजिए, इसलिए पहला ऑप्शन यहां से हटा दीजिए। डबली डिजर्नेट सेट नहीं, डबली ये T2G नहीं होते, ये तो इजी होते हैं, इसका आंसर गलत दिया हुआ उसकी में। उसके बाद ट्रिपली डिजर्नेट सेट ऑफ दिस, स्टूडेंट ने जिसका भी ये पेपर रहा होगा बिल्कुल सही लगाया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, C इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन भरी पड़ी है भाई। ये क्वेश्चन यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 3-4 बुक्स में देखोगे तो अलग अलग आंसर दे रखा है, और ऐसे क्वेश्चंस का तो कर ही नहीं पाओगे आप। अगर आपने कहीं रट्टा मार ही रखा बहुत जबरदस्त वाला तो अलग बात है, वरना क्योंकि बुक्स में ही बड़ा वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन शुड बी स्मॉलेस्ट इन रेडियाई, स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को यह बात पढ़ाई जाती है कि जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं, 3D सीरीज की, तो यहां पे साइज का कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है, इररेगुलर ट्रेंड होता है। बेसिकली कैसा होता है, इररेगुलर ट्रेंड होता है। ठीक है, पहले क्या करता है, यहां पे 2 टाइप के फोर्सेस एक टाइम काम कर रहे होते हैं। तो एक तो यहां पे काम करता है बेसिकली आपका जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव, जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इसकी वजह से साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज। इसकी वजह से साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो ये वाला फैक्टर साइज को डिक्रीज कर रहा है। एंड दूसरा फैक्टर यहां पे काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। भाई यहां पे d ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो रिपल्सन, तो लेफ्ट टू राइट जाने से ये भी बढ़ रही है। अगर ये बढ़ेगी तो ये साइज को इंक्रीज करती है,
ये साइज को इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, एक फैक्टर साइज को घटा रहा है और एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है। तो इनिशियली ये देखा जाता है कि स्कैंडियम से क्रोमियम के आसपास तक साइज डिक्रीज करता है, फिर कुछ हद तक कांस्टेंट जैसा हो जाता है और लास्ट में जाके कॉपर और जिंक के अंदर फिर से इंक्रीज करने लग जाता है। तो शुरू में डिक्रीज करने का रीजन ये माना जाता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि अभी इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है डी के अंदर। जब वो बिटवीन द होते तो माना जाता है कि ये दोनों फैक्टर इक्वल हो जाते हैं और लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आप बात करोगे पूरी 3D सीरीज में सबसे बड़ा साइज स्कैंडियम का ही होता है, उसके बाद टाइटेनियम का होता है, फिर जिंक का नंबर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आप इसका आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कुछ बुकों ने इसका आंसर Mn3 पॉजिटिव दे रखा है, बट मैं जाना चाहूंगा इसके साथ, मैं जाऊंगा भाई आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव के साथ, इसके साथ जाएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं और किसका मैं रेफरेंस दे रहा हूं? तो भाई आप सभी को पता होगा कि हमें एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी में जो बात लिखी हुई है उसी को मानते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, एनसीईआरटी का चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री, उसका ये स्क्रीनशॉट है। तो अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर और जूम करूं तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ रेडियाई, ठीक है, आयनिक रेडियाई। तो ये देखो इन्होंने M की भी बता रखी है, M2 पॉजिटिव की भी और M3 पॉजिटिव की भी। तो ये देखो ये है स्कैंडियम की, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वैनेडियम और ये क्या है जी, क्रोमियम, ठीक है ना। तो Cr+3 की जो इन्होंने आयोनिक साइज दिया हुआ है 62 पिकोमीटर दिया हुआ है, Mn2 पॉजिटिव का 65 दिया हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन देखें क्या क्या ऑप्शन है भाई, सबसे पहला तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू 62 दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की बात करोगे, एक मिनट भाई कहाँ गया है, एक मिनट देखते हैं। तो इसकी बात करोगे साइंस टीचर, ये 67 दे रखी है भाई, 67। तो ये 67 पिकोमीटर दे रखी है। ये कितनी दे रखी है भाई, ये भी आपका जो है 64 के आसपास दे रखी है ना, V3 पॉजिटिव। तो ये अरे भाई वापिस से ये हो गया, वापिस से यहाँ पे। तो ये देखो भाई आपका 64 और Mn की 65 दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है, 65 दे रखी है। तो इस हिसाब से अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई किसकी आ जाती है, ए की आ जाती है। हालांकि जो ये गैप है वेरिएशन ना के बराबर बहुत ही कम, 1-2 पिकोमीटर का कोई डिफरेंस खास होता नहीं है। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर दे रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये भाई आपका टर्म का है, टर्म सिंबल का क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन होगा, इसको भी सोल्व करवाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको बताना है यहाँ पे द करेक्ट ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर निकल +2। तो हमें ये पता होता है कि ये जो हमारा L है एंड यहाँ पे हम लिखते हैं 2s+1, ये जो होता है यही आपकी क्या होती है, टर्म निकाली जाती है ग्राउंड स्टेट टर्म। तो अगर हम बात करें निकल +2 है यहाँ पे, तो निकल +2 का मतलब होता है D8, निकल +2 का मतलब होता है D8। तो अगर आप यहाँ पे L की वैल्यू निकालें पहले 1, 2, 3 और 5 इस प्रकार से, +2, +1, 0, -1, -2। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर आप यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, देखिए भाई 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, +2 4 हो गया, उसके बाद 2 और 6 हो गया, 6 हो गए, 6। तो 6 पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 नेगेटिव हो गए, 6 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। तो L की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3। L की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखिए अगर L की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 1 हो तो S आ जाती है L की वैल्यू, और 2 आए तो SP आ जाती है, उसके बाद D आ जाती है और उसके बाद F आ जाती है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हमारी 3 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी L की जो वैल्यू होगी इन दी, वो क्या आ जाएगी, F। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे S इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, S इज योर स्पिन क्वांटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो मल्टीप्लिसिटी 0 ये रहा, तो हाफ इसकी रही होगी और हाफ इसकी रही होगी। तो S की वैल्यू आ जाएगी +1/2 एंड +1/2। जब आप देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1। और जब 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 इंटू में 1 + 1, तो ये आ जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3F। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
है ना। तो भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे। फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, जो आपको सिलेक्शन रूल पढ़ाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान, उनके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिलेक्शन रूल इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यहाँ बेसिकली दो टाइप के सिलेक्शन रूल पढ़ाए जाते हैं आपको, एक तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल पढ़ाया जाता है एंड सेकंड इज योर स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ाया जाता है। तो लैपोर्टे का सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, डी सिमेट्री के ऊपर काम करता है। लैपोर्टे का जो सिलेक्शन रूल होता है वो बेसिकली डी सिमेट्री के ऊपर काम करता है। जितनी ज्यादा डी सिमेट्री होगी, जितनी ज्यादा डी सिमेट्री होती है, उतनी ज्यादा ट्रांजिशंस देखने को मिलती है। देखिए भाई, आप सभी ने ये बात पढ़ी होगी कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लैपोर्टे फोरबिडन होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वहां पे डी टू डी आपका जो है ट्रांसफर होता है, वो डी सिमेट्री नहीं आई ना। अगर पी से डी होता तो वो डी सिमेट्री है, वो डी सिमेट्री है। तो इसको आप समझ सकते हैं, लैपोर्टे का सिलेक्शन रूल डी सिमेट्री को मानता है। डी से डी में आपका ट्रांजिशन नहीं बोलता, वो नहीं होगा, ऐसा मान के चलता है कि लैपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा। तो पहला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग अ चेंज इन पायरिटी। यस, यानी कि पायरिटी इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि डी सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। बिटवीन द स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी आर अलाउड, ठीक है। तो ये बात ठीक है कि चेंज इन पायरिटी, नो चेंज नहीं आएगा, मतलब चेंज होना चाहिए, यहाँ पे डी सिमेट्री होनी चाहिए तब जाके। या इसी को डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिख दिया, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। डेल्टा एल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके हम बोल देते हैं कि आपका ये होगा। तो लैपोर्टे का लैपोर्टे का सिलेक्शन रूल मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो पहली बात ठीक लगती है। उसके बाद जो स्पिन सिलेक्शन रूल है वो ये बोलता है भाई, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जो डेल्टा एस होगा वो 0 रहना चाहिए, डेल्टा एस 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दो रूल होते हैं भाई, स्पिन सिलेक्शन रूल एंड लैपोर्टे। तो देखिए यहाँ पे नो चेंज इन पायरिटी, नो चेंज इन पायरिटी, इन दोनों ऑप्शन को इसलिए हटा देते हैं। इन्वॉल्विंग अ चेंज इन पायरिटी, चेंज इन पायरिटी ये कह रहा है बिटवीन द स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी। सेम मल्टीप्लिसिटी का मतलब स्पिन सेम रहनी चाहिए, तो यहां पे स्पिन सेम है एंड यहां पे स्पिन डिफरेंट लिख दिया, डिफरेंट वर्ड, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हटा दीजिए, इस ऑप्शन को भी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। लैपोर्टे स्पिन सिलेक्शन, लैपोर्टे एंड स्पिन सिलेक्शन रूल ये दो होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही पढ़ाए जाते हैं, काफी डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, लेक्चर्स के अंदर काफी अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, काफी बढ़िया। तो ये कह रहा भाई, इनमें विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोर लाइकली डेविएट फ्रॉम द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के अलावा भी कुछ अलग है ना। डेविएट का मतलब अलग, थोड़ा सा अलग। तो देखिए, एक आपको पढ़ाया जाता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ये क्या है बेसिकली, देखिए भाई, मान लो जब आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं एंड जब आप ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो कुछ कॉम्प्लेक्स में ऐसा देखा गया कि एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है स्पिन वाली से। तो उसका रीजन क्या दिया गया भाई, इसमें कुछ न कुछ वैल्यू ऐड होके आ रही है। तो ऐसा देखा गया कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होती है और वो मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होके आती है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर। तो इस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन होती है T2, या ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड रहेगा तो T2G, अगर टेट्राहेड्रल रहेगा तो T2। अगर इन दोनों के अंदर अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, अगर इन दोनों के अंदर अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो हम बोल देते हैं कि भाई वो आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करेंगे, वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करेंगे। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे निकल +2 लिखा हुआ है। अगर आप निकल +2 के ऊपर जाएंगे का मतलब होता है D8। क्या होता है भाई, D8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई T2G सिमेट्रिकल है,
ये निकल +2 की बात मैंने की है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिकल। ये कैसा है? सिमेट्रिकल At2G। इसका मतलब इसके अंदर तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हटा दीजिए आंसर। Zn2 पॉजिटिव का मतलब है D10, है ना, इसके अंदर तो वैसे ही T2G सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करोगे Mn2 पॉजिटिव, देखिए Mn2 पॉजिटिव की भी अगर आप बात करेंगे, ये बेसिकली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर है, Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये T2G सिमेट्रिकल आ गया फिर से। बट अब ऑप्शन हमारा आंसर तो आ ही गया कि डी होगा, हमारा आंसर तो आ ही गया कि डी होगा। आइए कैसे होगा समझते हैं। अब यहां पे भाई कोबाल्ट +2 है, कोबाल्ट +2 एंड D7, साथ में वाटर है। आप सभी को बताना चाहिए कोबाल्ट +2 के अंदर वाटर वीक फील्ड के तौर पे काम करता है, तो वीक फील्ड के तौर पे काम करेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पे T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड है। अगर यहां पे T2G अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो फिर यहां पे आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से डेविएट कर रही है, उसकी वैल्यू कुछ न कुछ ज्यादा आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यस, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये कह रहा भाई बताओ, ये कह रहा है which of the following molecule is odd one out in the bonding property। इनमें से कौन सा एक अलग है, कौन सा कुछ अलग बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड ट्राइंगुलर प्लेनर। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, sp2 एंड sp2, इसकी शेप का नाम है TP, ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। SO3 की भी बात करोगे तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है, एंड इसकी भी शेप जो है TP, ट्राइंगुलर प्लेनर होती है, ठीक है। उसके बाद अगर BF3 की बात करेंगे तो वो भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो sp2 एंड TP। तो ये तीनों जो है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं एंड ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। बट CH4 मीथेन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है एंड वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। sp3 होती है एंड वो क्या शो करता है भाई, आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा C इज द करेक्ट आंसर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा C इज द करेक्ट आंसर। इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन। उसके बाद भाई फिर से ये चार्ज स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। द मेन रीजन फॉर द रेड कलर, है ना, रेड कलर का होना किसके अंदर, ट्रिस बाइपिरिडिल आयरन +2। इस कॉम्प्लेक्स में भाई जो ये रेड कलर होता है इस कॉम्प्लेक्स का, या RU भी हो सकता है भाई, इसी के नीचे आता है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये होता है। इसका ट्रिस लगा दो, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो बोल रहे हैं कि इसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, ये Fe2 पॉजिटिव हो गया भाई। Fe2 पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव होगा, तो क्या, एक मिनट इसको समझ लेते हैं भाई। तो Fe2 पॉजिटिव होता है, बाइपिरिडिन होंगे ना इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका कह रहे हैं कि क्या क्या होगा, क्या यहाँ पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करोगे Fe2 पॉजिटिव जो है अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो ज्यादा होगी नहीं, यहाँ पे D के अंदर अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे LMCT का कंसेप्ट नहीं बनता है। यहाँ पे LMCT के लिए आपके पास D ज्यादातर वैकेंट होना चाहिए, जो मेटल वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे LMCT का कंसेप्ट तो नहीं बनता है भाई, यहाँ पे LMCT का कंसेप्ट तो नहीं बनता है। उसके बाद जो ये लिगेंड लगे ना, बाइपिरिडीन हो गया, तो ऐसे लिगेंड के अंदर ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है MLCT की। किसकी पॉसिबिलिटी होती है भाई, MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे होता है ना। क्या होता है यहाँ पे, मेटल लिगेंड को चार्ज ट्रांसफर करती है, तो दिस केस इज द मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ये देखिए जब आपको MLCT पढ़ाया जाता है उस दौरान एग्जांपल्स लिखवाए जाते हैं कि ये इसका एग्जांपल होगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। DD ट्रांजिशन भी यहाँ पे पॉसिबल्स नहीं होती है। उसके बाद देखो भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, JTD, बहुत ही बढ़िया, आराम से ये क्वेश्चन भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल आराम से। ये कह रहा है which one of the following complex expected to undergo maximum JTD।
तो देखिए जेटीडी के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जेटीडी कौन शो करते हैं भाई। जेटीडी जॉन टेलर डिस्टोर्शन वो कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जहां पे अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो, वो जेटीडी शो करते हैं। अब आपको यहां पे ये भी पढ़ाया जाता है जेड आउट और जेड इन, तो ये स्पेशली एक पॉइंट लिखवाया जाता है, अगर इजी अनसिमेट्रिकल हो, अगर इजी अनसिमेट्रिकल हो तो वहां पे जबरदस्त जेटीडी देखने को मिलता है, वहां पे जबरदस्त वाला जेटीडी देखने को मिलता है। समझ में आई बात? तो सबसे पहला ही कॉम्प्लेक्स देख लीजिए भाई, कॉपर एंड +2। कॉपर +2 का मतलब होता है D9, और D9 की बात करोगे तो यहां पे T2G तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, बट यहां पे इजी अनसिमेट्रिकल होता है। अगर इजी अनसिमेट्रिकल है तो इसके अंदर जेटीडी तो होगा। अगर इजी अनसिमेट्रिकल होना, एक T2G अनसिमेट्रिकल और एक इजी अनसिमेट्रिकल हो, तो इजी के अनसिमेट्रिकल की वजह से ज्यादा जेटीडी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे +2 आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली +2 आना ही चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे +2 आ गया तो फिर ये सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, और फिर यहाँ पे आपका कोई जेटीडी नहीं होगा, इसके अंदर तो जेटीडी ही नहीं होगा। Mn+2 की बात करेंगे, दिस इज D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये भी जेटीडी ही शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल कहानी होती है। और यहाँ पे अगर बात करोगे टाइटेनियम +3 यानी कि D0, तो इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। तो वैसे भी अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं था ना कि मैक्सिमम किसके अंदर होगा, तो भी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता, ए इज द करेक्ट आंसर। इजी जितना ज्यादा अनसिमेट्रिकल होगा उतना ही जेटीडी बहुत ज्यादा होता है। हालांकि यहां तो अगर आप देखोगे T2G ही अनसिमेट्रिकल नहीं आ रहा था किसी के अंदर। इस क्वेश्चन का ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, दिस इज इसको आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन आयन इन ह्यूमन बॉडी, भाई हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर मोस्ट अबंडेंट जो है मेटल कौन सी होती है, दैट इज आयरन मेटल होती है। भाई ये याद रखना पड़ेगा, आयरन मेटल होती है। तो ये कह रहा है, देखो इसने डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया, आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज चेक कर रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है क्या वो मेटल होगी, मेटल आयन प्रेजेंट इन एक्टिव साइट ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज में तो जिंक मेटल प्रेजेंट होती है ना, जिंक होती है, तो जिंक तो नहीं है। अभी CUCT 2021 में भी क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, कार्बोनिक अनहाइड्रेज के ऊपर, तो इसके अंदर तो जिंक मेटल होती है, हटा दो। द मेटल आयन प्रेजेंट इन द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल होती है? आयरन। ऑक्सीजन का स्टोरेज कौन करता है? मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन के अंदर भी कौन सी मेटल होती है? आयरन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी बन जाएगा भाई, वैसे तो बी बन जाएगा। द मेटल आयन प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ विटामिन B12, तो ये बेसिकली कोबाल्ट होता है यहाँ पे। एंड हीमोसाइनिन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बेसिकली आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। हीमोसाइनिन के अंदर शायद कॉपर प्रेजेंट होता है, कंफर्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली शायद कॉपर ही प्रेजेंट होता है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा भाई। लेकिन ये कंफर्म है कि बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे, कुछ टीचर ने कुछ बता रखा है और मैंने भी इसका थोड़ा सा देखा कि यार ये आंसर तो नहीं होना चाहिए जो दे रखा है, ऑफिशियल की में भी इसका आंसर मतलब गलत दे रखा है। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो, उसी को तो बोलेंगे ना। कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी सपोर्ट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सपोर्ट करता है। तो देखिए पोलिस प्रिंसिपल की बात करेंगे, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट होता है, एक ही स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन आप एक ऑर्बिटल में नहीं डाल सकते। जीमैन इफेक्ट इज डिफरेंट थिंग। एंड कुछ जो है इसका आंसर हुंट्स लॉ बताते हैं, हुंट्स रूल बताते हैं। हुंट्स रूल तो ये कहता है भाई पहले आप लोअर एनर्जी के ऑर्बिट, हुंट्स रूल तो हमें ये बताता है कि आपको इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने हैं, तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द, इस क्वेश्चन का मुझे डी करेक्ट आंसर लगता है भाई। आप वेरीफाई कर लेना, अगर आपको डाउट लगे तो मुझे बताना। अब कैसे ये बात मैं कह रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है बेसिकली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल होती है और इसके ऊपर फोटोन आके गिरते हैं, सनलाइट आके गिरती है, फोटोन। इन फोटोन के अंदर एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये जब मेटल के सरफेस पे आके गिरते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। अरे भैया इलेक्ट्रॉन कब एक्साइट किया होगा,
अरे जब इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी होगी तभी तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये अगर आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो ये बात बोली गई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, दिस इज फॉलो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोटोन ने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर या यहाँ पे ट्रांसफर की है इस प्रोसेस के दौरान। मेटल के अंदर वैसे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो वो उसको फोटोन के फॉर्म में मिल जाती है। समझ में आ रही है बात। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस, ये भाई काफी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस है ये बेसिकली, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में भी पढ़ा दी जाती है इसमें भी। तो विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन जो है बेसिकली मतलब O2 H2 जुड़ेगा आके। तो देखिए ये अगर आप यहां पे देखेंगे ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर लगभग 5 के आसपास है, तो 5 से 6 में जाएं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये देखी जाती है इस कॉम्प्लेक्स की RHClPpH3 का थ्राइस, इसके साथ जबरदस्त वाला ऑक्सीडेटिव एडिशन देखने को मिलता है भाई। तो इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये बेसिकली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये काफी अच्छी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो करता है H2 के साथ। इस कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है भाई, वो आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, देख लीजिएगा। तो इनमें से और या दूसरा अगर आप देखेंगे इसको रिलेट कीजिएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है, तो ये क्यों H2 लेगा, क्यों अपना अनस्टेबल होना चाहेगा। ये सारे कॉम्प्लेक्स B C D ये सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना A वाला, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अगर इसको H2 और मिल जाएगा तो ये अपना 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग जाता है। इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन, MOT का जबरदस्त ट्रिक्स बता रखी है मैंने। और ये देखिए भाई पेपर तो हालांकि मैं आज 2021 के बाद सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन 2020 का हमारा बैच भी लॉन्च हुआ था। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हैं अलग अलग, है ना, काफी बच्चे हैं भाई। जैसे अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम चलो फिर बाद में ही बताएंगे, नहीं लेते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे ये चीज करवाई हुई थी उनको, तो सारे लगभग कंसेप्ट करवाए हुए क्वेश्चंस थे। द करेक्ट रैंक ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने जबरदस्त ट्रिक बताई हुई है भाई। तो यहाँ पे एक दे रखा O2 पॉजिटिव, दूसरा दे रखा O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव को सुपर ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। एंड उसके बाद CO कार्बोनिल हो गया भाई, एंड O2 नेगेटिव तो पर ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई अपनी ट्रिक कैसे काम करती है, वैसे मैंने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाई हैं, 3 ट्रिक पढ़ाई थी। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 2 2 2 6 6 इस पैटर्न से ये एक ट्रिक बताई हुई है मैंने। इससे आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते हैं, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मान लो अब कैसे काम करती है, O2 पॉजिटिव का मतलब होता है 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन भरिए, तो 2 2 2 2 8 और 6 14 और 1 भरो। जो लास्ट वाले हैं इनको माइनस करिए, 6 - 1 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया भाई 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। O2 नेगेटिव की बात करोगे तो 17 हो जाएंगे। तो 17 का मतलब देखो यहाँ तक 14 हो गए थे और 3 और जोड़ दो 17। तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया सुपर ऑक्साइड का 1.5। CO का सभी को याद होता है 3 होता है, नहीं तो इस ट्रिक से निकाल लेना। CO का मतलब होता है 14 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में यहाँ पे 0 बचेगा। 6 - 0 कितना आ जाएगा 6 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। एंड O2 नेगेटिव पेरोक्साइड का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन, 14 यहाँ तक हो गए थे एंड 4 और भर दो। 6 - 4 करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज 2.5, ठीक है। उसके बाद 1.5 3 एंड 1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो D इज द करेक्ट आंसर। D इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वो क्या कहता है। ये भी बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ब्लॉक एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ GD 3 पॉजिटिव एंड EU 3 पॉजिटिव। तो देखिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पे इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, जिनोन लगा लो यहाँ पे शायद। तो उसके बाद यहाँ पे 4f7 होता है भाई, है ना। अगर आप 5d 1 होता है
एंड 6s2 होता है। तो ये 3 यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। एफ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे वही सिंपल फॉर्मूला लगाया जाता है भाई इसके अंदर, तो n×n+2 जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 7.9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये दोनों तो हटा ही देते हैं। ठीक है जी, अब ये और ये बहुत सारे बच्चे, अब EU3 पॉजिटिव की अगर आप बात करेंगे, EU3 पॉजिटिव की अगर आप बात करेंगे तो ये बनेगा बेसिकली Xe एंड ये बनेगा आपका 4f6 बनता है ना। ये क्या बनता है, लगभग 4f6 जैसा बनता है। तो सोचेंगे कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट इस केस में हम इस तरीके से नहीं जाते, हम J की वैल्यू से जाते हैं, J की वैल्यू से जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बट ऐसा नहीं होता है, इसका आंसर A आएगा। अब ऐसा क्यों नहीं होता, आइए हम एक्सप्लेन करते हैं भाई। EU के लिए जो फॉर्मूला लगता है दैट इज अंडर EU3 पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला लगेगा J×J+1, और J की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, L-S से। J की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, L-S से। आओ देखते हैं जी, इसके लिए L की वैल्यू क्या होने वाली, कैसे, 6 देना, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद देखो यहाँ पे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप देखोगे तो देखो 3 और 2 5 और 1 6 यहाँ से हो गया, और 3 यहाँ से माइनस कर दिया। तो L की वैल्यू कितनी आ गई है जी, L की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से 3, L की वैल्यू 3। कैसे निकाल रहा हूँ समझ रहे हो ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन है 3 पॉजिटिव, इसलिए 3, यहाँ पे 1 है 2 पॉजिटिव, 5 1 है, ये 2 -3 हो गया था तो 6 -3, L की वैल्यू 3 आ गई। S की वैल्यू देखोगे तो 6 है, सभी के +½ होगी, तो ये भी 3 आ जाएगी। जब आप L-S करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और जब 0 वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो EU3 पॉजिटिव की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट इज 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मैनी स्पेक्ट्रल बैंड्स आर एक्सपेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ दिस। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिएगा भाई, निकल है एंड यहाँ पे En का 3 है, और इसके ऊपर हमने 2 पॉजिटिव लगा रखा है, तो इसका बेसिकली सी मीनिंग बनेगा D8। ठीक है, और D8 के केस में हाई स्पिन लो स्पिन का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो D ट्रांजिशन कितने होंगे, कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है और ये वाला भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो है वो 3 आ जाएंगे। हालांकि इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन अलग मेथड से किया जाता है, ऑर्गेल डायग्राम वगैरह से आगे जाके इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट मैं कहूँगा अगर सिंप्लिसिटी से हमारा सिंपल तरीके से काम चल रहा है तो वो बहुत बढ़िया है, और इसका आंसर बिल्कुल यही आना था भाई, 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही आना था, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लो जी, ट्रांस इफेक्ट जो आपका CUCT 2021 है उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था ट्रांस इफेक्ट, 20 के अंदर भी आया हुआ, मोस्ट प्रोबेबली 19 के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भाई मैंने जो CUCT वाले में भी ट्रिक बता रखी थी भाई। जो बच्चे मुझसे CUCT के लिए पढ़ रहे थे ना, उनको मैंने पहले ही ट्रिक बता रखी थी, 3 ट्रिक बताई थी, और तीनों ट्रिक से क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहली ट्रिक यही थी, ठीक है, क्या था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो मैंने आपको CUCT वाला पेपर जिसने देखा हुआ 21 वाला, उसमें बताई थी, कान को नो पर ऐसे हाँ, कान को नो पर ऐसे हाँ, मैं पागल नहीं। ठीक है, कान को नो पर ऐसे हाँ, मैं पागल नहीं। आई, ठीक है, आई भर कर पी, आई भर कर पी, ओ फिर वाटर, ओ फिर ओ वाटर। ठीक है ना, यहां पे लिखिएगा, फिर नहीं फिर ओ वाटर, यहां पे पहले नहीं लिखिएगा भाई, नहीं फिर ओ वाटर, H2O। क्या मीनिंग हुआ, ये ट्रांस इफेक्ट की पूरी लगभग सीरीज है। देखिए, कान का मतलब होता है यहाँ पे CN से, को का मतलब CO से, नो का मतलब NO से, पर का मतलब PR3 से,
ऐसे का मतलब ASR3 से, हाँ का मतलब होता है H नेगेटिव से, मैं का मतलब होता है मिथाइल से, पागल का मतलब होता है फिनाइल से, और नहीं का मतलब होता है NO2 से, नहीं का मतलब होता है NO2 से, आई का मतलब I नेगेटिव, बर का मतलब Br नेगेटिव, कर का मतलब Cl नेगेटिव, पी का मतलब पिरिडीन, नहीं का मतलब अमोनिया, फिर का मतलब आपका आ गया फ्लोरीन, ओ का मतलब OH नेगेटिव, और लास्ट में क्या आ गया वाटर। तो ये देख लो जी फील्ड ट्रांस इफेक्ट की सीरीज पूरी, ट्रांस इफेक्ट का लगभग हर टाइप का क्वेश्चन नेट गेट जैम जो भी एग्जाम में सभी के सॉल्व हो जाते हैं इससे सभी के। तो अब देख लो भाई क्या आंसर आएगा, CO, ठीक है जी, CO सबसे ज्यादा, उसके बाद अमोनिया आएगा या मिथाइल, अमोनिया यहाँ पे आ रहा है और मिथाइल यहाँ पे आ रहा है, तो पक्का ही मिथाइल, मिथाइल से मिथाइल के बाद Br नेगेटिव, उसके बाद अमोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर होगा A इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये ट्रिक मैंने पहले ही पढ़ा रखी है, ये ट्रिक मैंने बहुत पहले पढ़ा रखी है और हर टाइप का यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, आप सर्च कर लेना ट्रिक फॉर ट्रांस इफेक्ट जैम कैम, मिल जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर A आ जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। यस, ये क्वेश्चन भी आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट करता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भरी पड़ी है भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेन ग्रुप एलिमेंट्स, बस इसके अलावा कुछ एक दो है क्वेश्चन। इनकरेक्ट बतानी है आपको यहाँ पे, क्या बतानी है भाई आपको यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट दिस Na3 पॉजिटिव इज काइनेटिकली इनर्ट बिकॉज octahedral geometry unlikely to go for 7 coordinate system। देखिए अगर इनर्ट होता है इसको समझते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। कोबाल्ट यहाँ पे +3 है, ये इनर्ट होगा, और ये बात बोल सकते हैं कि वो क्यों 7 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना चाहेगा, तो ये बात बोली जा सकती है। इनर्ट का मतलब है वो रिएक्शन नहीं करता है, वो रिएक्शन नहीं करता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इस काइनेटिकली लबाइल, क्या ये वाला कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली लबाइल होगा बिकॉज स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री लाइकली टू बी गो हायर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल सही है। लबाइल का मतलब होता है रिएक्टिव, तो जितने भी स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे लबाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट भी सही था, दूसरा पॉइंट भी सही, हमसे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो ये दोनों तो सही है। उसके बाद ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है एसिड हाइड्रोलिसिस इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बिकॉज 6 बेसिक अमोनिया लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ये भी ठीक है। यहां से साफ साफ ये पता लग रहा है कि ये काइनेटिकली इनर्ट है, नहीं भाई ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, NiCN4 नेगेटिव स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, और सारे स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लबाइल होते हैं न कि इनर्ट। क्यों? क्योंकि वो फर्दर, तो ये कह रहा है कि इसकी वजह से ना ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। यस यार, इस क्वेश्चन ने बड़ा परेशान किया है, मतलब मैंने काफी ढूंढा इसके बारे में, कुछ ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन इसका आंसर मैं जरूर करेक्ट आपको बताऊंगा। देखिए भाई, अगर आप देखेंगे मोस्टली सॉल्यूशंस देखेंगे तो सभी ने इसका आंसर बताया हुआ है, सभी ने इसका आंसर बताया हुआ C, है ना, ये रहा। लेकिन भाई C इसका आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर की में भी C दिया हुआ था, जो टेंटेटिव आंसर की आई थी। आइए समझते हैं, रेफरेंस भी दूंगा आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 प्रोसीड हाईएस्ट पूछा है आपसे। भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके केस में होगा? ठीक है, कोबाल्ट एरा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो निकल रहा है यहां से भाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिगेंड का डिफरेंस आ रहा है इस वजह से, तो इसका आंसर सी दे रखा था भाई। अब अगर डाटा की बात करें तो आइए समझते हैं कि क्या है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो देखिए, पहले तो ये डाटा देख लो भाई, ये डाटा भी करेक्ट है, कम से कम 4 से 5 बुक से वेरीफाई किया है मैंने। ये वाला जो डाटा आप देख पा रहे, अगर आप कोबाल्ट +2 से वाटर वाला से अगर +3 में जाते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना वो सबसे कम होता है, -1.83 होता है, सबसे कम -1.83 होता है। तो ये तो लोएस्ट है यार, हाईएस्ट कहां से हो गया। हाँ, अगर आप अमोनिया वाले की बात करेंगे इन सभी ऑप्शन में से, मतलब अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है इन सभी में से, और ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका सबसे पॉजिटिव वैल्यू होती है। उसके बाद ठीक है, यहां से ये बात समझ में आती है। एक बार इस हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो कौन कौन से यहाँ पे OX है, EN है, वाटर, अमोनिया, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था भाई, D।
इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था? डी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल पूछता ना, रिडक्शन पोटेंशियल, फिर आंसर लगा सकते थे सी, और वो भी चेंज करनी पड़ती रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की अलग बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा तो ये होगा, ठीक है। ये मैंने डाटा बताया। एक बुक का रेफरेंस भी दे रहा हूं भाई, ये पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अगर आप यहां पे भी देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, पहले ये टेबल ही दिखा देता हूं इस बुक वालों के भी। अगर आप इस टेबल के ऊपर भी फोकस करेंगे, एक मिनट रुकिएगा भाई, इस वाले को साइड में कर देते हैं। इस टेबल के ऊपर भी अगर आप फोकस करेंगे, ये किसी बुक का है भाई, बुक का नाम भी बता दूंगा मैं क्या है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोबाल्ट +2 से जब इसमें जा रहा है तो यहाँ पे इसकी जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, वो -1.84 दी गई है ना। अमोनिया के केस में -1.1। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा है? तो ये ज्यादा है ना, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या दिया गया है भाई? इसके पीछे रीजन इसमें थोड़ा बहुत बताया गया, हालांकि ज्यादा अच्छा रीजन यहाँ पे नहीं है। तो इसके पीछे अगर आप रीजन की बात करेंगे कि क्या रीजन है, वो एक बार मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, देखिए बुक का नाम है स्पेक्ट्रो, जो अगर आप इस पूछना चाहते हैं कि किस बुक का रेफरेंस है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स चैप्टर 1। ये बुक मिल जाएगी आपको, गूगल पे डालोगे तो वहां पे आ जाएगी, उसमें लिखा हुआ है ये। तो इसमें देखना, पेज मैंने लिया, मार्कली एज द टाइप ऑफ लिगेंड चेंज्ड एज वाटर इज रिप्लेस्ड बाई। अगर वाटर इनके द्वारा रिप्लेस किया जाता है इन कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2+ लगा लो या फिर कोबाल्ट-2+, द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन टू M3+ स्टेट इज मार्कली इनहांस्ड। दिस लिगेंड फॉर्म वेरी मच मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद। ये जो लिगेंड होते हैं ना, CN हो गया है ना, EDT हो गया, अमोनिया, ये काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोबाल्ट+3 के साथ, है ना, कोबाल्ट+3 के साथ। देन M2+, द प्रोवाइड्स द ड्राइविंग फोर्स फॉर द ऑक्सीडेशन। यही इसका ड्राइविंग फोर्स बोला गया है, यही इसका ड्राइविंग फोर्स बोला गया है। उसके बाद अगर आप इन दो कॉम्प्लेक्स के ऊपर गौर फरमाएंगे तो ये तो भाई बेसिकली किसकी फॉर्मेशन करते हैं? चिलेशन की फॉर्मेशन, हालांकि वो यहां पे भी होगा चिलेशन की। तो इसके रीजन स्टेबिलिटी वाला दिया जाता है भाई। तो ऐसा मैंने 3 से 4 बुक में चेक किया, सभी में जो वैल्यू दी गई थी वो यही वाली दी गई थी जो मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पे, को ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट आएगी ना कि हाईएस्ट। इसको आप जरूर करेक्ट कर लीजिए भाई, इस क्वेश्चन को। डी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद चलते हुए नेक्स्ट स्पाइनल का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ CFT में। द इनवर्स स्पाइनल अमंग द फ्लोइंग। देखिए भाई, स्पाइनल में आप सभी को पता होना चाहिए स्पाइनल क्या होते हैं। इस टाइप के ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, A B2O4 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली होता है यहाँ पे, तो एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और दूसरा यहाँ पे B3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लाई करती हैं। तो अगर भाई आपका +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो और +2 वाली चली जाए आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो दैट इज नॉर्मल स्पाइनल, उसको हम नॉर्मल स्पाइनल बोलते हैं। अगर इसका जस्ट रिवर्स हो जाए फिर कहानी आ जाएगी इनवर्स स्पाइनल। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें अगर आप देखेंगे इसका आंसर डी बनेगा। क्यों बनेगा डी? आइए एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली दो बातें हो रही है। एक तो यहाँ पे निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड Fe2 हो गया O4। तो यहाँ पे ये जो Fe है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये +3 में तो D5, और यहाँ पे हम ऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग, जो O- होता है, O2- होता है, उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के चलते हैं। ये स्पाइनल्स में पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिकली क्या बनेगा? दिस इज योर लो, एक मिनट रुकिएगा भाई, D5 आ रहा है ना, तो इसको हाई स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं, वीक फील्ड मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो जब आप यहाँ से CFSC निकालेंगे इसकी, तो इसकी CFSC तो 0 आ रही है। अगर Fe2 Fe3+ की CFSC की वैल्यू 0 है, निकल +2 की तो 0 नहीं होती। देखिए भाई, O- को वीक फील्ड माना जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसकी तो 0 नहीं होगी CFSC, इसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा है और +3 वाले की CFSC की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये कहां पे जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा और ये ऑक्टाहेड्रल में। तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है, उसका मतलब होता है ये इनवर्स स्पाइनल होगा, उसका मतलब होता है ये इनवर्स स्पाइनल होगा। बाकी केसेस में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीके से, इसके 4 तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। क्लास नोट्स में काफी अच्छे से समझाया, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यस, ये भाई इसको आप फिजिकल केमिस्ट्री आयोनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa। आप सभी को यह बात पढ़ाई जाती है। देखिए अगर यहाँ पे Ka होता ना, Ka, तो उसको मैं बोल देता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बट अगर आप pKa की बात करेंगे ना, pKa की, दैट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ गई है क्या बात आप सभी को? तो यहाँ पे देखिए हाइयर इज द पीके रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर एसिड ना, pKa ज्यादा है ना तो वो वीक एसिड होता है ना, वीक एसिड होता है, अच्छा एसिड नहीं होता। लोअर pKa रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर एसिड, बिल्कुल सही है ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। जितनी pKa की वैल्यू कम होगी उतना अच्छा वो एसिड होगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये मेन ग्रुप एलिमेंट से है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर दिए हुए हैं। तो पर ऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड, किस एसिड के अंदर पर ऑक्सी लिंकेज है? देखिए पहला जो कंपाउंड है इसका नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम भी बोल दिया जाता है इसे। तो ये आप देख पा रहे हैं H2S2O7, इसका नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसका जो कॉमन नाम होता है वो ओलियम भी बोलते हैं इसे। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे कैसी आएगी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये O, एक O आ जाता है भाई। पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब होता है दो लगातार O का होना। तो इसके अंदर कोई पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, हटा दीजिए एकदम से आंसर, एकदम से हटा दीजिए। ये जो एसिड है इसका नाम होता है कैरोज एसिड, या इसका केमिकल नेम होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, पर ऑक्सो आ गया ना, पर ऑक्सो या पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका कॉमन नाम क्या होता है? कैरोज एसिड भी बोलते हैं, है ना, इसका कैरोज एसिड। और अगर मैं आपसे पूछूं ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर 8 होगी, 8 नहीं होती भाई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पे। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे ना, इसका कॉमन नेम क्या होता है भाई? कैरोज एसिड। तो यहाँ पे ये वाली लिंकेज प्रेजेंट होती है और इसी लिंकेज को तो बोला जाता है पर ऑक्सी लिंकेज। इसी लिंकेज को तो 2 O आ गए, है ना। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जा सकती है भाई, याद रखना +6 होती है। एक तो ये वाला, इसको बोला जाता है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इसके अंदर भी पर ऑक्सी लिंकेज होती है। और एक होता है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, जिसे हम मार्शल्स एसिड के नाम से भी जानते हैं, H2S2O8, उसके अंदर भी पर ऑक्सी लिंकेज होती है। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर कोई प्रॉक्सी लिंकेज नहीं होती। एंड सल्फ्यूरस एसिड, उसके अंदर भी कोई नहीं होती। हाँ, दूसरा जो इसका होता है जिसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज होती है वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, वो होता है H2S2O8। इसका जो नाम होता है भाई, इसका नाम होता है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या होता है? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है। और दूसरा इसका जो कॉमन नाम होता है दैट इज मार्शल्स एसिड, स्पेलिंग वगैरह गलत होगी, मार्शल्स एसिड। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ये रहा, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज आपको दिख रही होगी, इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये मार्शल्स एसिड होता है। तो भाई हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड मेटल इज इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से मेटल किसके अंदर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई? यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये तो भाई काफी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा। यहाँ पे अगर ये सल्फेट है तो SO4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव रहा होगा। ये Br, कोबाल्ट यहाँ पे +3 के अंदर आ रहा है। इसकी बात करोगे अगर यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 3 नेगेटिव रहा होगा। 3 नेगेटिव का मतलब है ये बाहर चला जाएगा भाई, तो 3 आ रही है उसकी भी, इसके अंदर भी कुछ न कुछ आएगी। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इस कॉम्प्लेक्स की ही होने वाली है, ये न्यूट्रल ही हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ये इजी सा क्वेश्चन था भाई। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा C। तो ये था जी हमारा CUCET 2020 का पार्ट 1, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से होंगे और नेक्स्ट पार्ट में मोस्टली क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होंगे, है ना। आप सभी को पता है कि CUCET में 75 क्वेश्चन ही सब्जेक्ट के आते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही बढ़िया लगी होगी। और कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो गलत था वो शायद आप करेक्ट कर पाए होंगे। और फिर भी आप देख लेना, ढूंढ देना भाई, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ रॉन्ग बताया तो मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।